स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। आज पढ़ रहे हैं अपन लेक्चर नंबर 8 और अपना चल रहा था चैप्टर डिमांड। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स बन रहे हैं और सारे सीक्वेंस में डाल रहा हूँ मैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर सारे टॉपिक कवर होंगे नेट से रिलेटेड। जो कॉमर्स रिलेटेड स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर सारे टॉपिक्स अवेलेबल रहेंगे। जो सीए कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन में हैं, उनके टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर अप होंगे। बीकॉम एमकॉम रिलेट यहाँ टॉपिक कवर होंगे। तो आज पढ़ेंगे अपन डिमांड चैप्टर में मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अपन मेथड्स पढ़ेंगे। मांकी-लोच की विधियाँ। मांकी-लोच की विधियाँ कितनी है? 4 विधियाँ होती है मांकी-लोच की। पहला आता है परसेंटेज मेथड, जिसे बोलते हैं प्रतिशत विधि। दूसरा है आपका पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड है, जिसे बोला जाता है बिंदु लोच विधि। थर्ड आ गया आपका आर्क इलास्टिसिटी मेथड, इसे बोला जाता है चापलोच विधि। और अपना फोर्थ आ गया एक्सपेंडिचर मेथड, इसे बोला जाता है कुलबे विधि। पहले अपन पढ़ते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड किसने दिया था? ये दिया था प्रोफेसर फ्लस्क ने। किसने दिया था? प्रोफेसर फ्लस्क ने। परसेंटेज मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है जो अपन ने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, वो वाला ही फॉर्मूला है यहाँ पे। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इसका फॉर्मूला होता है। देखिएगा अपन क्या करते हैं, परसेंटेज वाला एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल बोल रहा है यदि चीनी की कीमत 10% बढ़ने से चीनी की मांग 5% घट जाती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा? यहाँ पर चीनी की जो चेंज हुई क्वांटिटी वो कितने परसेंटेज से हुई? 5% से। और प्राइस में चेंज कितना होता है? 10 से। तो कितना आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? 0.5। और जो ये मेथड होता है इसे अनुपातिक या प्रपोर्शनेट मेथड भी कहा जाता है। ये आपका क्या हो गया है? परसेंटेज मेथड। बहुत इजी है परसेंटेज मेथड, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा परसेंटेज मेथड। हाँ सर हमें ये अच्छे से समझ में आ गया। परसेंटेज मेथड में क्या बताया मैंने? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन बोल दीजिए, अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। और मैंने इसका एग्जाम्पल बता दिया, इसे प्रपोर्शनेट मेथड भी कहा जाता है। अब देखिए सेकंड आता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इसे बोला जाता है ज्योमेट्रिक मेथड भी कहा जाता है, यानी ज्यामितीय विधि भी कहा जाता है इसे। इसका जो फॉर्मूला है वो देख लीजिएगा। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यानी निचला क्षेत्र अपॉन ऊपरी क्षेत्र। सर ये समझ में नहीं है अपना फॉर्मूला कैसे है, तो आइए इसे समझते हैं। देखिएगा जो मैं ये डायग्राम बना रखा हूँ उसे देखिएगा। मैं यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जैसे मैंने यहाँ पे डिमांड कर्व खींचा, ठीक है, ये डिमांड कर्व खींचा, या ए बी सी डी ये पूरे पॉइंट्स है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है और ई पॉइंट है। ठीक है, अब समझ लिए लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट की बातें करूँगा। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूँ तो ए पॉइंट का लोअर सेगमेंट होता है ए ई। देखिए ए पॉइंट की बात करता हूँ तो ए पॉइंट का लोअर सेगमेंट होता है ए से लेके ई तक का। ए से लेके ई तक का क्या हो गया? ए का लोअर सेगमेंट। लेकिन ए का अपर सेगमेंट क्या है? ए का कोई अपर सेगमेंट नहीं है। अगर ए का ऊपर तक जाता तो अपर सेगमेंट होता, लेकिन यहाँ पर ए का कोई भी अपर सेगमेंट नहीं है, इसलिए ए का अपर सेगमेंट हो जाएगा 0 और लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा? ए ई। समझ में आ गया मेरे पास? अब देखिए बी का अपर सेगमेंट क्या होगा? बी का ए बी अपर सेगमेंट हो गया। और बी का जो नीचे वाला सेगमेंट है, निचला सेगमेंट, यानी लोअर सेगमेंट, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल गया मैं। लोअर सेगमेंट क्या है? बी ई। लोअर सेगमेंट क्या हो गया बी पॉइंट का? बी ई। और अपर सेगमेंट क्या हो गया? ए बी। समझ में आ गया? ऐसे ही सी का क्या हो जाएगा? सी का जो लोअर सेगमेंट होगा वो सी ई होगा और अपर सेगमेंट होगा वो ए सी होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे डी का क्या होगा? अपर सेगमेंट ए से लेके ई डी तक, ए से लेके ए डी क्या हो गया? डी का अपर सेगमेंट। और डी ई क्या हो गया? डी का लोअर सेगमेंट। ऐसे हुआ करता है ये। यहाँ पर डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी वो होती है ना, 5 टाइप की डिग्रीज हुआ करती थी, वो 5 टाइप की डिग्रीज इससे पॉसिबल होती है। ठीक है, मांग की 5 श्रेणियाँ यहाँ से निकाली जाती है। यहाँ पे देखिएगा ए पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ करती है वो इन्फिनिटी हुआ करती है। और जो बीच का पॉइंट है सी,
यानी यहाँ पर लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट दोनों इक्वल रहेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे 1 आएगा, और इससे अब वो क्या होगा, बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 रहेगा, और डी पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहता है वो होता है लेस देन 1, और ई पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो होता है 0। ठीक है, यानी वाई एक्सिस पे कितना होगा इन्फिनिटिव, और एक्स एक्सिस पे कितना रहेगा 0। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, मैंने निकालना भी बताया है, वो देख लेते हैं अपन। चलो ए पॉइंट पे मैंने बताया, देखिए ए पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट किया मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ए पॉइंट पे मैंने कैलकुलेट किया आराम से, एक सेकेंड इसको अच्छे से मैं कर लूँ। हाँ, ए पॉइंट पे मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट किया ए से ई तक का, ये क्या हो गया अपना लोअर सेगमेंट। ए का लोअर सेगमेंट क्या हो गया ए ई, और अपर सेगमेंट 0 हुआ, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया इन्फिनिटिव। सर समझ में आ गया अपने को ये। अब देखिए सेकंड बी पॉइंट है अपना, बी पॉइंट पे कैसे निकलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बी ई आपका क्या हो गया लोअर सेगमेंट, और ए बी हो गया आपका अपर सेगमेंट। बी ई लोअर सेगमेंट है तो बी ई अपना ज़्यादा है किससे, अपर सेगमेंट से, ए बी से, तो ए बी का जब डिवाइड दोगे तो जाहिर सी बात है वो 1 से ज़्यादा आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा मोर देन 1 रहेगा। ठीक है, सी पॉइंट देखिए आप, सी पॉइंट में क्या बता रखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ए सी आपका क्या हो गया अपर, और सी ई क्या हो गया लोअर अपॉन अपर करते हैं अपन, तो सी ई अपॉन ए सी, यानी ये दोनों बराबर बराबर रहेंगे, तब क्या आ जाएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आ जाएगा। सर समझ में आ गया। अब देखिए आगे डी पॉइंट का आप फिर ऐसे ही कैलकुलेट करना है। डी पॉइंट में क्या है, एक सेकेंड रुकिए, इसको भी मैं अच्छे से समझा देता हूँ। अब देखिए डी पॉइंट में क्या करना है आपको, डी पॉइंट का जो अपर सेगमेंट है, एक बार ई पे क्लिक हो गया ये, डी पॉइंट का देखिए, डी पॉइंट का जो अपर सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका ए से लेके डी तक का, और डी का जो लोअर सेगमेंट वो हो जाएगा डी से लेके ई तक का। ये डी से लेके ई तक का लोअर सेगमेंट, और डी से अबो वाला क्या हो जाएगा वो अपर सेगमेंट हो जाएगा। तो जैसे ही आप डी ई अपॉन ए डी करते हो तो वो क्या आ जाएगी यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 हो जाएगी। ऐसे फिफ्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पर देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, ई का कोई लोअर सेगमेंट नहीं है, लोअर सेगमेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा 0, और ई का अपर सेगमेंट क्या है ई ए से लेके ई तक है, या ई ए बोल दीजिए, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा यहाँ पे 0। सर समझ में आ गया। अब जो ये मेथड है पॉइंट इलास्टिसिटी जो मेथड है, तो इसमें क्या होता है देखिए, इस विधि का उपयोग कब किया जाता है, जब मांग वक्र के किसी बिंदु विशेष पे क्या करना हो, अपने को इलास्टिसिटी निकालना हो, तो इस मेथड का यूज करते हैं। किसी बिंदु विशेष पे यानी किसी पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना हो तो कौन सा मेथड यूज करोगे, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूज करोगे। इस विधि द्वारा मांग की 5 श्रेणियाँ क्या की जाती है, प्रकट की जाती है। अब आइए अगला मेथड आता है अपना आर्क इलास्टिसिटी मेथड, इसे बोला जाता है चापलोच विधि। क्या बोला जाता है इसे, चापलोच विधि। ये भी बहुत सिंपल है और ये सर्वश्रेष्ठ मेथड है। ठीक है, चापलोच विधि। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकलता है, इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलता है इसमें चेंज अपॉन क्यू में, अपॉन चेंज अपॉन क्यू, यानी चेंज इन क्यू क्वांटिटी में चेंज आ गया, और डिवाइड कर दोगे आप प्राइस के चेंज का, और मल्टीप्लाई कर दोगे P1 प्लस P2 अपॉन कर दोगे उसके Q1 प्लस Q2। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिया मैंने, P1 अपना था 10, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो गई P1 पे 20 की, मैंने ये डायग्राम में बता दिया है आपको। P1 अपना 10 था तो क्वांटिटी कितनी हो गई थी 20 हो गई थी। जैसे P2 अपनी प्राइस इंक्रीज हुई, 20 होते ही क्वांटिटी कितनी हो जाती है 10 हो जाती है, यानी P2 अपनी 20 होते ही कितनी हो जाती है क्वांटिटी डिमांड 10 हो जाती है। अब क्या हो गया अपना क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 10 का चेंज हुआ। सर कैसे क्वांटिटी में 10 का चेंज हुआ, देखिएगा आप डिफरेंस, 20 से 10 हो गई तो 10 का चेंज है, और प्राइस में कितना चेंज हो रहा है 10 का ही हो रहा है, यानी 10 से 20 हो गया तो 10 का चेंज हो रहा है। तो बस अब इसे सोल्व कर लीजिएगा, फॉर्मूले में रख लीजिएगा। फॉर्मूले में देखा मैंने रख दिया है और सोल्व कर दिया है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे आएगा 10/10, 10 प्लस 20, 20 प्लस 10 ये हो गया, और तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया 1 आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया 1, समझ में आ गया ये। ऐसे और एग्जाम्पल आप लेके कर लीजिएगा। अब देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस मेथड के भी देख लीजिए। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब एक मांग रेखा के दो बिंदुओं के बीच लोच ज्ञात करना हो, तब इसका यूज किया जाता है। यानी दो बिंदुओं पर, यानी
2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपको क्या करना हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना हो तो इस मेथड का यूज करते हो। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मध्य बिंदु विधि भी बोला जाता है और गोलाकार लोच विधि भी से कहा जाता है। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। और इसे सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। क्या माना जाता है, इसे सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। मैंने अच्छे से बता दिया है। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ मेथड इसे बोला जाता है। यहाँ पे डिमांड का जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो भी देख लीजिए और मैंने अच्छे से इसे कवर कर दिया है। अपना आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, नेट के एग्जाम में ये फेवरेट बना हुआ है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इसे बोला जाता है कुल व्यय विधि। क्या बोला जाता है, कुल व्यय विधि। इस विधि का जो प्रतिपादन किया था, इस विधि को बनाने वाला था, वो था अल्फ्रेड मार्शल। कौन बनाया था इस विधि को, अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने क्या बताया था कि प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी आपकी कीमत घटने और बढ़ने के आधार पर इस मेथड को बनाया गया है। तो ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे अब मैं जो बता रहा हूँ वो देख लीजिए। पी का मतलब मैं प्राइस लूँगा और ई का मतलब एक्सपेंडिचर। जैसे ही आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है और उसके साथ एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे ही आपकी किसी प्रोडक्ट की क्या होती है, प्राइस इंक्रीज होती है तो उसके एक्सपेंडिचर अपन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं उस प्रोडक्ट पे। ठीक है, और जैसे ही प्राइस कम होती है तो एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं। यानी ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया सर। एक्सपेंडिचर यानी प्राइस बढ़ने पर तो एक्सपेंडिचर कम होने चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने पर एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं अपन, और जैसे ही प्राइस कम होती है तो एक्सपेंडिचर भी कम हो रहे हैं, जबकि एक्सपेंडिचर बढ़ने चाहिए। तो यानी ये इन्वर्स रिलेशन शो नहीं कर रहा, यानी ये पॉजिटिव रिलेशन को बता रहा है। प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर का बढ़ना, यहाँ पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कीमत का किस पे, एक्सपेंडिचर पे। कीमत का एक्सपेंडिचर यानी खर्चों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर इनइलास्टिक डिमांड हो गई। क्या हो गई, इनइलास्टिक डिमांड हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, इनइलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। ठीक है, यानी प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं और प्राइस के कम होने पर एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं। पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया, 1 से कम हो गया। ठीक है, ये मैंने इसे कर्व में भी बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, इसी में जैसे ही, अब देखिए ये बिल्कुल सही बता रहा है। सेकंड वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे, जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर क्या कर देते हैं अपन, कम कर देते हैं। किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उस पर अपन क्या करेंगे, खर्चा कम करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। जैसे ही प्राइस कम होती है तो अपन क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उस पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर देते हैं अपन, खरीदने ज़्यादा लग जाते हैं ना उसको, तो वो होता है क्या, नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। यानी प्राइस और एक्सपेंडिचर में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस का इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, एक्सपेंडिचर पे। पड़ रहा है नहीं पड़ रहा सर, पड़ रहा है, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से पड़ रहा है। प्राइस बढ़ने पर अपन एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं और प्राइस कम होने पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करें, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, मोर देन 1 रहेगी। ये मैंने कर्व भी ड्रॉ कर दिया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, मोर देन 1 रहेगी। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोलता है, आपकी प्राइस चाहे इंक्रीज होती हो या प्राइस डिक्रीज होती हो। देखिए यहाँ पर आपकी प्राइस इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है। प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन आपकी एक्सपेंडिचर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक्सपेंडिचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जितना एक्सपेंडिचर पहले कर रहे थे उतना ही हो रहा है, चाहे प्राइस बढ़ो चाहे प्राइस कम हो। ठीक है, मैंने ये बता दिया, ये प्राइस ले लिया मैंने, एक्सपेंडिचर ले लिया है। आपके प्राइस चाहे कम होती हो चाहे बढ़ती हो तो आपका एक्सपेंडिचर एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रह जाएगा, 1 होगा। ये विधि कीमत घटने और बढ़ने के आधार पर है, ध्यान रखिएगा। नो इफेक्ट, एक्सपेंडिचर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा, 1 रहेगा। समझ में आ गया, हाँ सर ये समझ में आ गया। इसका एक क्वेश्चंस भी आया हुआ है नेट में, तो उसे कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आया था शायद 2018 में आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसे देख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, देखिए एग्जाम्पल देखिए, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन लिया, इसमें ले लिया प्राइस ले लिया और क्वांटिटी ले लिया। प्राइस 2 है, क्वांटिटी 300 है। प्राइस 4 है, क्वांटिटी 150 है, 150 यानी 150 है। और प्राइस 6 है, क्वांटिटी 100 है। ये क्वांटिटी मतलब यूनिट्स में है, समझ रहे हो ना। यानी 1 यूनिट्स की प्राइस 6 रुपये है, तो 100 यूनिट्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, 600। इस तरह से है ये क्वांटिटी। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं अपन। जैसे 2 रुपये पे 300 यूनिट्स खरीद रहे थे तो
600 रुपये का अपना क्या हो गया था, एक्सपेंडिचर हो गया था। ऐसे 4 रुपये पर अपन कितने यूनिट्स खरीद रहे थे, 150, तो कितना हो गया था अपना एक्सपेंडिचर, फिर से 600। फिर प्राइस इंक्रीज हुआ और 6 रुपये पे अपन 100 यूनिट्स खरीद रहे, 600 रुपये लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 600 रुपये लग रहे हैं, यानी 600 रुपीज़ लग रहे हैं। यानी अपने एक्सपेंडिचर प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, अपने एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, नो इफेक्ट हो रहा है एक्सपेंडिचर में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में मैंने बताया था आपको थर्ड पॉइंट में मैंने बता दिया था, देख लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी वही 600 का एक्सपेंडिचर है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल देख लीजिए आप, सेकंड एग्जांपल, सेकंड में क्या हो रहा है, जैसे आपकी प्राइस 2 है, आपकी क्वांटिटी 304 है, तो ऐसे देख लीजिएगा 2 रुपीज़ की क्वांटिटी, मतलब प्राइस आपकी 2 रुपीज़ है, 300 यूनिट्स आप परचेज करें तो कितना एक्सपेंडिचर हो गया टोटल, 600। फिर आपका प्राइस बढ़ता है 4 पे आ जाता है, लेकिन क्वांटिटी आप परचेज करते हो 100, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। फिर प्राइस बढ़ता है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, यानी 600 से आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम होता जा रहा है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा। मैंने बता दिया था आपको, सेकंड पॉइंट में देख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट देख लीजिए, ये बता दिया मैंने, देख लीजिए जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर क्या होते जा रहे हैं अपने, डिक्रीज होते जा रहे हैं। ये पॉइंट बता रहा है अपना सेकंड पॉइंट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा अपना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा अपना, मोर देन 1। ठीक है, आ गया सर समझ में। ऐसे ही थर्ड वाला है, थर्ड वाला आप खुद देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। मैंने क्या क्या बता दिया, 4 मेथड होते हैं अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, परसेंटेज, पॉइंट और आर्क और एक्सपेंडिचर, ये 4 मेथड होते हैं। परसेंटेज मेथड बड़ा सिंपल सा था, इसमें सीधा सा था, क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज और डिवाइड करना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका एग्जांपल बता दिया था। ये बड़ा सिंपल है, इसे अनुपातिक प्रोपोर्शनल बोलते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड सबसे सर्वश्रेष्ठ मेथड बताया गया है, इसे ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं, सर्वश्रेष्ठ मेथड आर्क को बताया गया है, चापलोच विधि को बताया गया है। ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी यानी 2 बिंदुओं के बीच लोच ज्ञात करनी हो तो इसे यूज करते हैं अपन। फिर आर्क वाला अपना मेथड सबसे अच्छा मेथड बोला गया है इसे। ठीक है, सबसे अच्छा मेथड बोला गया है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसे ये मार्सन ने दिया था, अल्फ्रेड मार्सन ने। तो आज के लिए इतना बहुत है, आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ शेयर कीजिए लिंक को। तो आज के लिए इतना बहुत है, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।